हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 13th लेक्चर है। इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी एथिक्स की यूनिट 1 के बारे में और पढ़ा था एथिक्स की यूनिट 2 के बारे में। बेसिकली हमने एथिक्स की 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एथिक्स की यूनिट 4 और एथिक्स की यूनिट 4 टाइटल्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी क्या है, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं? एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा इमोशन, एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा इमोशन, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे? एक आपको दिखाई दे रहा है इमोशन और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है इंटेलिजेंस। अगर हमें इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आ जाए तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। तो पहले इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशन के बारे में और सवाल आता है व्हाट इज इमोशन। हम सब इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशन होता क्या है? हाउ डू वी डिफाइन इमोशन? और अगर बेहद सिंपल तौर पे कहें तो इमोशन इज एन इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग। इमोशन इज एन इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग। इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग कह लो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इमोशन इज बेसिकली अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इमोशन क्या है? इमोशन पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आप अपने अंदर महसूस करते हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को इमोशन बोला जाता है। और ये जो इमोशन है, इट इज टाइड टू इट इज टाइड टू या फिर ये कहें कि इट इज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। द इमोशन, द पर्सनल एक्सपीरियंस इज टाइड टू फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब फिजियोलॉजिकल फिजिकल लेवल पे, एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब माइंड के लेवल पे। जब आप कोई इमोशन महसूस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज चलेंगी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो कांपने लगते हैं, कुछ लोगों को जब गुस्सा आता है तो उनकी बॉडी एकदम टाइट हो जाती है। ये क्या है? ये है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो इमोशन इज बेसिकली एन इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग टाइड टू फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और ये जो इमोशन है, ये अकर कैसे होता है? इमोशन अकर होता है बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन आपके इर्द गिर्द घटती है, होती है, उस सिचुएशन की वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस जनरेट होते हैं। और ये जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, ये जो इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग है, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है विच इज टाइड टू फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को इमोशन बुलाया जाता है। इमोशन क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा, बेहद ईजी है। अब सवाल आता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इमोशंस? टाइप्स ऑफ इमोशंस।
इमोशंस के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? देखो, मोटे मोटे तौर पे और सिंपल तरीके से बात करें, एक हो सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। एक क्या हो सकते हैं? एक हो सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, और दूसरे क्या हो सकते हैं? दूसरे हो सकते हैं प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। एक हो सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, और दूसरे क्या हो सकते हैं? दूसरे हो सकते हैं प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस की अगर बात करें तो पॉजिटिव इमोशंस जैसे लव है, लव इज अ पॉजिटिव इमोशन, या फिर जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज अ पॉजिटिव इमोशन, या फिर जॉय, जॉय इज अ पॉजिटिव इमोशन, या फिर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज अ पॉजिटिव इमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे पॉजिटिव इमोशंस देखने को मिलते हैं। नेगेटिव इमोशंस की अगर बात करें तो हेट इज अ नेगेटिव इमोशन, एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, जेलसी इज अ नेगेटिव इमोशन, ग्रीड इज अ नेगेटिव इमोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि कुछ इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ इमोशंस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है कि कोई भी इमोशन अगर पॉजिटिव है तो उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव हो, वो जरूरी नहीं है। कोई भी इमोशन अगर नेगेटिव है तो उसका आउटकम हमेशा नेगेटिव ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब कि कोई भी इमोशन अपने आप में इन जनरल अच्छा या खराब नहीं होता है। अच्छा या खराब होता है हमारा एबिलिटी टू मैनेज दैट इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इन जनरल अगर बात करें तो पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन एक सिचुएशन कंसिडर करो, आपको किसी चीज को लेके बेहद खुशी हुई, आप इतने खुश हो गए कि आप पागल हो गए, और एकदम खुशी में दौड़ते हुए आप गए, आपने पटाखे का डब्बा निकाला और पटाखे फोड़ने की शुरुआत करी, और खुशी खुशी में आप इतना बह गए कि पटाखा आपके हाथ में फूट गया, आपका हाथ फट गया। हैप्पीनेस इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन फायदा हुआ क्या? कुछ, कोई फायदा नहीं हुआ, अपना हाथ और फट गया, उल्टा गलत काम हो गया। दूसरी तरफ एंगर नेगेटिव इमोशन है। कहने के लिए मेरे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे को गुस्सा बहुत आता है, और मैं बोलता हूं ठीक है ना, गुस्सा आता है, कौन सी बड़ी बात है, इमोशन है, नॉर्मल बात है। गुस्सा अपने आप में खराब नहीं है। खराब क्या है? वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। हमें यह नहीं पता है कि हमें कब, कहां, कितना गुस्सा करना चाहिए, किस तरीके से गुस्सा करना चाहिए। इमेजिन करो एक सिचुएशन कि रोड पे आप और आपकी बहन जा रहे हैं, और आपकी बहन को कोई छेड़ रहा है और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो साधु आदमी हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मेरे में तो सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस हैं। आप बेवकूफ हो, कोई काम के नहीं हो। वहां तो आपको गुस्सा आना चाहिए, इतना गुस्सा आना चाहिए कि सामने वाले की आंखें निकाल लो। अगर आपको सही जगह पे गुस्सा आ रहा है, अगर आपको अपना गुस्सा मैनेज करना आता है, अगर आपको ये समझ में आता है कि कब कितना गुस्सा करना है, तो ये जो एंगर है इसके भी पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं। या फिर आमतौर पर मैं कहता हूं कि थोड़ा सेल्फिश बनो। और जब मैं बोलता हूं तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सेल्फिश, ये कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन समझो बात को, जब आपके पास में खुद कुछ होगा, जब आप खुद थोड़ा खुश होगे, जब आपके पास में खुद के पास में चार पैसे होंगे, जब आपके पास में खुद थोड़ी बहुत एबिलिटी होगी, तो आप किसी और को दे सकते हो। अगर आप खुद भूखे नंगे हो, अगर आपके पास में खुद के पास में कुछ नहीं है, तो दूसरे को क्या दोगे?
तो थोड़ा सेल्फिश बनो, खुद के ऊपर काम करो, खुद की एबिलिटीज को बढ़ाओ, खुद अपने आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करो। थोड़ा सेल्फिश बनोगे, थोड़ा अपने लिए चीजें करोगे, थोड़ा केपेबल बनोगे, थोड़ा एबल बनोगे, तो किसी और को भी दे सकते हो, किसी और की भी मदद कर सकते हो। बहरहाल कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं इन जनरल, कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी बता दिया कि आउटकम इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप उन इमोशंस को कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कितना अच्छे से यूज कर रहे हो। दूसरा होते हैं प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस का मतलब क्या है? बेहद सिंपल, द डायरेक्ट इमोशनल रिस्पॉन्स, द डायरेक्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन के प्रति या किसी सिचुएशन में आपका जो डायरेक्ट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, दैट इज योर प्राइमरी इमोशन। और सेकेंडरी इमोशन का मतलब क्या है? द रिस्पॉन्स, या ये कहें द इमोशनल रिस्पॉन्स टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स पे जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आता है उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स बुलाया जाता है या सेकेंडरी इमोशन बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर से घर के अंदर आए और आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आपके हाथ में बहुत सारा सामान है। जैसे ही आप एंटर किए, ये जो बच्चा ये खुश हो गया, एकदम दौड़ते दौड़ते आपके पास में आया, एकदम आपके पैरों से लिपट गया, अपनी खुशी दिखा रहा था, कूद रहा था। और जब ये सब कुछ कर रहा था तो आपके हाथ से कोई कोई सामान छूटा और वो गिर गया और टूट गया। और जैसे ही वो टूटा, आपको एकदम से गुस्सा आया और आप चिल्लाए, क्या कर रहे हो? साइड में खड़े रहो, क्यों उदम कर रहे हो? 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हो? देख नहीं रहे हो मेरे हाथ में सामान है? और बच्चा डर गया। ये क्या है? ये आपका प्राइमरी इमोशन है, द डायरेक्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। लेकिन फिर 5 मिनट निकले और आपको रियलाइज हुआ कि यार, ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको तो पता भी नहीं है मैं कहां से आ रहा हूं, इसको तो पता भी नहीं है मेरे हाथ में क्या है, इसको समझ भी नहीं है। ये तो खुश हो रहा था मेरे लिए, ये तो खुश हो रहा था मुझे देख के। और आपको रियलाइज हुआ कि यार गलती हो गई, और आप गए, आपने बच्चे को गोदी में उठाया, प्यार से बोला कि बेटा आई लव यू, बेटा आई एम सॉरी, बेटा प्लीज फॉरगिव मी, बेटा स्माइल, और आप उस बच्चे के साथ में खेलने लगे। ये क्या है? ये है सेकेंडरी इमोशन, द इमोशनल रिस्पॉन्स टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी इमोशन क्या है और सेकेंडरी इमोशन क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि इमोशन का मतलब क्या होता है। इमोशन is an internal state of being. Emotion is a personal experience tied to a physiological and cognitive aspect, and it occurs because of a situation. Types of emotions की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और दूसरा प्राइमरी इमोशंस एंड सेकेंडरी इमोशंस होते हैं। देखो, इमोशन क्या है वो तो हमें बेसिक तौर पे समझ में आ गया। अब बात आती है दूसरे टर्म के बारे में, बात आती है इंटेलिजेंस के बारे में। व्हाट इज इंटेलिजेंस? व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस क्या है? अगर बहुत सिंपल तौर पे डिफाइन करो तो आप में से ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक। इंटेलिजेंस is the ability to reason, the ability to think and reason। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से बोलें तो इंटेलिजेंस is the ability to apply the knowledge
टू अप्लाई द नॉलेज एंड द स्किल्स। और यही मतलब होता है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स। यही मतलब है इंटेलिजेंस का। आप सब एकदम सही हैं, यही इंटेलिजेंस होता है। ये जो इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर सबसे पहले कामकाज 1800s में देखने को मिला। 1800s में एक इंसान हुए, सर फ्रांसिस गैल्टन। ये जो सर फ्रांसिस गैल्टन है, ये डार्विन के कजन हुआ करते थे। और ये जो सर फ्रांसिस गैल्टन है, इन्होंने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस के ऊपर कामकाज करने की शुरुआत करी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज इंटेलिजेंस। 1800s के बाद लगभग 100 साल तक इंटेलिजेंस के ऊपर खूब सारा कामकाज किया गया और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। अच्छा, ये जो एबिलिटी है टू थिंक एंड रीजन, ये सिर्फ हमारे पास है क्या? ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है क्या? नहीं, एनिमल्स के पास भी होती है। जैसे मंकीज बड़े स्मार्ट एनिमल्स होते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू थिंक। या फिर डॉल्फिन्स सबसे स्मार्ट होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू थिंक। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, दे हैव द एबिलिटी टू थिंक। और अब तो ह्यूमंस और एनिमल्स ही नहीं, अब तो मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ये जो मशीन्स हैं, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, दे आर ऑल्सो डूइंग द जॉब विच नीड्स थिंकिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। लेकिन हाँ, अब तक ये जो द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन है, इसके पेडिस्ट्रल पे, इसके टॉप पे कौन बैठा हुआ है? ह्यूमन बींग्स बैठे हुए हैं। 1800s में सबसे पहली बार सर फ्रांसिस गैल्टन ने इंटेलिजेंस के ऊपर कामकाज करने की शुरुआत करी और अगले 100 साल तक इंटेलिजेंस के ऊपर खूब सारा कामकाज किया गया। जो ब्रेक थ्रू आया, वो आया लगभग 1900 में। 1900 के इनिशियल ईयर्स में, 1901, 2, 3, 4, ये जो 4-5 साल हैं, इनमें खूब सारा कामकाज किया गया और एक इंसान हुए जिनका नाम था एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और एल्फ्रेड बिनेट ने एक थ्योरी दी इंटेलिजेंस की, और वो थ्योरी थी यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बेसिकली ये जो एल्फ्रेड बिनेट हैं, इन्होंने हमारी जितनी भी एबिलिटीज होती हैं उनको एक सिंगल कैपेसिटी के साथ में, एक जनरल फैक्टर के साथ में लिंक कर दिया, या ये कहें कि रिड्यूस कर दिया। मतलब एल्फ्रेड बिनेट ये कह रहे थे कि देखो, अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज में इंटेलिजेंट होगा। अगर किसी एक इंसान के पास में किसी एक चीज में एबिलिटी है तो वो हर एक चीज में एबल होगा, और अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर वो इन जनरल किसी भी चीज में इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब खुद ही सोच के देखो, ये बात सही लगती है, गलत लगती है? गलत लगती है, बिकॉज हमने देखा है बड़े बड़े ऐसे लोग हुए जो कि अपने फील्ड के माहिर होते हैं, बहुत एबल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे फील्ड की बारी आती है उसमें एकदम कद्दू होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कुछ। लेकिन हाँ, इनिशियल डेज थे, सबसे पहली बार इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश की जा रही थी, तो एल्फ्रेड बिनेट ने उस समय के हिसाब से बात की यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। और ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, इसमें एल्फ्रेड बिनेट जो है वो बात कर रहे हैं
जी फैक्टर के बारे में, जनरल फैक्टर के बारे में, और ये जो जनरल फैक्टर है इसके तहत एल्फ्रेड बेनेट reduced all abilities to a single capacity। बेसिकली आपको समझना यह है कि एल्फ्रेड बेनेट कह रहे थे कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो सभी चीजों में इंटेलिजेंट होगा, सभी चीजों में एबल होगा, और अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी भी चीज में इंटेलिजेंट नहीं होगा, किसी भी चीज में एबल नहीं होगा। आज हमें ये समझ में आता है कि ये आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दो फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे फील्ड्स में खराब भी होते हैं। लेकिन उस समय के हिसाब से, इनिशियल डेज के हिसाब से, एल्फ्रेड बेनेट ने बात की यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। अच्छा, जब एल्फ्रेड बेनेट ने अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी दी तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका क्रिटिसिज्म हुआ और खूब सारा कामकाज किया गया, और फिर एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला 1927 में, 1927-28 में एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला। एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, ये जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी बुलाया जाता है। इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी बुलाया जाता है। यही फैक्टर, ये जो जी फैक्टर की बात हम कर रहे थे, इसी में थोड़ा डिटेलिंग करेंगे स्पीयरमैन, और इसलिए इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी बुलाया जाता है। ये जो स्पीयरमैन है इन्होंने दी टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी दी। और ये जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैं इन्होंने बात करी कि देखो ये जो इंसान का इंटेलिजेंस है इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स काम करते हैं? एक काम करता है जी फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब द जनरल फैक्टर, और दूसरा काम करता है एस फैक्टर। एस फैक्टर का मतलब द स्पेसिफिक या फिर द स्पेशलाइज्ड फैक्टर। इनसे पूछा गया कि भाई जी फैक्टर जनरल फैक्टर, एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर, बताओ इनमें होता क्या है? तो स्पीयरमैन ने बताया कि देखो ये जो जी फैक्टर है ये यूनिवर्सल होता है, सब में देखने को मिलता है ये जी फैक्टर। ये जो जी फैक्टर है ये इनेट होता है, या फिर ये कहें ये इनबॉर्न होता है, या फिर ये कहें ये बाय बर्थ होता है। ये जो जी फैक्टर होता है ये हेरिडिटरी होता है, ये हेरिडिटरी होता है। ये जो जी फैक्टर होता है इसके ऊपर ट्रेनिंग और एजुकेशन का, ट्रेनिंग और एजुकेशन का कोई भी इंफ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली स्पीयरमैन कह रहे हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ के ऑपरेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको करने के लिए एक जनरल फैक्टर, एक जी फैक्टर हम सब में होता है, और ये जो जी फैक्टर है ये यूनिवर्सल होता है, सब में होता है तो यूनिवर्सल है। इनेट होता है, बाय बर्थ हमारे पास में होता है, और ये हेरिडिटरी होता है, चला आ रहा है हमारे साथ में। और ये जो जी फैक्टर है इस पर ट्रेनिंग और एजुकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है तो भी जो जनरल कामकाज हैं, जो जनरल ऑपरेशंस हैं, जो जनरल प्रोसेसेस हैं, उनको आप कंप्लीट कर पाओगे। आप देखते ही हो बहुत सारे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिल्कुल ट्रेन नहीं होते हैं किसी भी फील्ड में, लेकिन जो जनरल कामकाज है उसको तो करते ही हैं।
और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ट्रेंड हैं, लेकिन जो जनरल कामकाज है उसको वो भी कर रहे हैं। तो स्फीयरमैन क्या कह रहे हैं कि ये जो जी फैक्टर होता है इसका या इसके ऊपर ट्रेनिंग और एजुकेशन का कोई इंफ्लुएंस नहीं पड़ता। दूसरा होता है एस फैक्टर, द स्पेसिफिक फैक्टर। और ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये कहां से आता है? इट इज accumulated, it is accumulated from the environment, it is accumulated from the environment कह लो, या फिर ये कह लो कि ये जो एस फैक्टर है ये डेवलप होता है एजुकेशन से। ये जो एस फैक्टर है ये डेवलप होता है ट्रेनिंग से, ये डेवलप होता है ट्रेनिंग से। अब देखो इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल है विराट कोहली। विराट कोहली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड आज की डेट में। ये जो विराट कोहली दुनिया का सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, ये क्या है? ये उसका एस फैक्टर है। एक स्पेसिफिक फील्ड में महारत हासिल करने के लिए, टॉप पे जाने के लिए उस आदमी ने ट्रेन किया, उस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन ली, एंड दैट एस फैक्टर डेवलप्ड एंड ही बिकेम द बेस्ट बैट्समैन। लेकिन अगर विराट कोहली को बोला जाए कि आप बैडमिंटन खेलो, आप फुटबॉल खेलो, तो वहां पे स्पेशलाइजेशन नहीं है उसका, वहां पे कोई उसने एजुकेशन नहीं ली है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वहां पे जी फैक्टर काम करेगा कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यूटिलाइज करके विराट विल प्ले बैडमिंटन और फुटबॉल। तो अगर आपको किसी फील्ड में एक्सेल करना है, ऊपर जाना है, तो आपको इस एस फैक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको डे टू डे लाइफ में कामकाज करने हैं, नॉर्मल चीजें करनी है, तो ये जी फैक्टर आपकी मदद कर रहा होता है। और ये जो स्फीयरमैन है इन्होंने बोला कि ये जो जी फैक्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एस फैक्टर से। स्फीयरमैन ने बोला कि अगर आपके पास में जी फैक्टर नहीं है तो एस फैक्टर आप डेवलप कर ही नहीं सकते हो। एक बेसिक लेवल का इंटेलिजेंस आपके पास में होना चाहिए, तभी आप किसी और फील्ड के लिए ट्रेन कर सकते हो, खुद को एजुकेट कर सकते हो। अगर आपके पास में जी फैक्टर नहीं है तो आप एस फैक्टर को डेवलप नहीं कर सकते हो। तो स्फीयरमैन ने बात की कि भाई साहब जी फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एस फैक्टर। देखो बेसिक बातचीत है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। ये चीजें अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इमोशन समझ में आ गया। इंटेलिजेंस में एक तो हमने बात की यूनी फैक्टर थ्योरी के बारे में, और ये जो यूनी फैक्टर थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी एल्फ्रेड बिनेट ने। और एल्फ्रेड बिनेट ने बात की थी सिर्फ एक फैक्टर के बारे में, जी फैक्टर के बारे में। बेसिकली एल्फ्रेड बिनेट reduced all the abilities to a single capacity। और एल्फ्रेड बिनेट क्या कह रहे थे कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो सभी फील्ड्स में इंटेलिजेंट होगा, और अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर 1927 में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, जो कि फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस हैं, अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी। और अपनी टू फैक्टर थ्योरी में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन बात करते हैं दो फैक्टर्स के बारे में, एक जी फैक्टर के बारे में और दूसरा एस फैक्टर के बारे में। जी फैक्टर जो है वो यूनिवर्सल होता है, इनेट होता है, हेरिडेटरी होता है, और ट्रेनिंग और एजुकेशन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस फैक्टर स्पेसिफिक होता है। किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको एस फैक्टर की जरूरत होती है, और ये जो एस फैक्टर है इसको एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, ये जो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है ये बात कर रहे थे 1927 में। 1927 के बाद कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए गए। अच्छा, एक चीज और लिख लो, मेरे को याद आ गई है तो यहां पे लिख लेते हैं। ये जो हमारे एल्फ्रेड बिनेट भाई साहब हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज को भी डेवलप किया था। मेंटल एज का ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आगे चलते हुए हम बातचीत करेंगे,
इसको भी किसने डेवलप किया था? एल्फ्रेड बिनेट ने किया था। अच्छा, स्फीयरमैन ने अपनी बात की 1927 में। 1927 में स्फीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दे दी। इनके बाद ये जो इंटेलिजेंस वाला फील्ड है, इसमें कई सारी थ्योरीज आई। जैसे कुछ पॉपुलर थ्योरीज के नाम देख लो। एक थ्योरी आई जो थी हॉर्नडाइक की। हॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। हॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब हमें पीएचडी नहीं करनी है, ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल में पढ़ने की जरूरत है उसको पढ़ लेंगे, बाकी नाम देख लो। एक आई थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। फिर इनके बाद एक और थ्योरी आई जिसको बोलते हैं थ्रू स्टोन थ्योरी। थ्रू स्टोन ने अपनी थ्योरी दी जिसको थ्रू स्टोन थ्योरी बुलाया जाता है। इसके बाद एक और आई थी गिलफोर्ड थ्योरी, या फिर इसको बेहतर बुलाया जाता है गिलफोर्ड मॉडल। बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि स्फीयरमैन के बाद कई सारी थ्योरीज आई जिन्होंने इंटेलिजेंस के वेरियस मॉडल्स के बारे में बातचीत की। जैसे एक थॉर्नडाइक ने अपनी मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। फिर उसके बाद थ्रू स्टोन ने अपनी थ्योरी दी। फिर इसके बाद गिलफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। लेकिन इसी सीरीज में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 1983 में हुआ। और 1983 में एक इंसान हुए जिनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने एक किताब लिखी। इनकी किताब का टाइटल था फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। देखो, ये कोई आइसोलेशन में नहीं चल रही चीजें, डेवलपमेंट यहीं से हो रहा है। सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी आई जिसमें बात की गई कि सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद स्फीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी, और ये जो स्फीयरमैन है इन्होंने बताया कि दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। फिर थॉर्नडाइक आए और थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में एसेंशियली बात की थी कि सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं। और फिर इसके ऊपर लंबी बातचीत चली और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 1983 में। एक इंसान हुए हॉवर्ड गार्डनर, इन्होंने किताब लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। और अपनी इस किताब में हॉवर्ड गार्डनर ने बात की 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में। बेसिकली हॉवर्ड गार्डनर ये कह रहे थे कि 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस होते हैं। कौन कौन से 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस होते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं फिर मतलब समझ लेंगे। एक होता है लॉजिकल, दूसरा होता है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, स्पेशल के बाद म्यूजिकल, म्यूजिकल के बाद मोटर एबिलिटीज, मोटर एबिलिटीज, मोटर एबिलिटीज के बाद नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक के बाद इंट्रापर्सनल, और इंट्रापर्सनल के बाद
इंटरपर्सनल। ये 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस हैं जिनके बारे में बात की हॉवर्ड गार्डनर ने। ये 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस, इनका मतलब क्या है? सबसे पहला लॉजिकल। लॉजिकल इंटेलिजेंस बेसिकली जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे डील करने के काम में आता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। दूसरा लिंग्विस्टिक, नाम से क्लियर है, जो लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब किसी इंसान को 5-6 भाषाएं आती हैं, किसी इंसान को लैंग्वेज की बहुत बेहतर समझ है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है। तीसरा स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल मतलब द ज्योग्राफिकल, ओवर द स्पेस, जिनको ज्योग्राफी की समझ है, जिनको स्पेस की समझ है, जैसे गूगल मैप्स। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि एक रास्ते से कभी निकल जाएं तो रास्ता उनको रट जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कि रास्ते से निकल रहे हैं रोज, लेकिन 4 महीने बाद दोबारा लेके आओ, भूल जाएंगे रास्ता। ये जो भूल जाते हैं, इनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत वीक होता है। जिनको एक बार में 2 बार में याद हो रहा है, उनका स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा होता है। चौथा म्यूजिकल, जिनको रिदम की समझ है, जिनको म्यूजिक की समझ है, जिनको ताल की समझ है। पांचवा मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज कह लो या बॉडी काइनेस्टिक्स कह लो, बॉडी मूवमेंट, जिनको डांस की समझ है, जिनको जिम्नास्टिक्स की समझ है, बॉडी से जितने भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं या जितने भी कामकाज हो रहे हैं, जितने भी प्रोफेशंस देखने को मिल रहे हैं, जितनी भी एबिलिटीज देखने को मिल रही हैं, वो सब मोटर एबिलिटीज में आती है। नेचुरलिस्टिक, जिनको नेचर की समझ है, जो नेचर के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब अपने खुद के इमोशंस की समझ। और लास्ट इंटरपर्सनल, अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस की भी समझ, दैट इज इंटरपर्सनल। और ये जो इंट्रापर्सनल और ये जो इंटरपर्सनल है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। ये दोनों मिलके बनाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। अच्छा, गार्डनर जो है वो ये कह रहे थे कि देखो 8 टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं। ये जो 8 टाइप के इंटेलिजेंस हैं, इनको हमें जो कन्वेंशनल लॉजिकल टेस्ट मेथड्स हैं, जो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने वाले मेथड्स हैं, जिनको आईक्यू बुलाया जाता है, उनके साथ में कंबाइन करके देखना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि किसी इंसान का इंटेलिजेंस लेवल क्या है। गार्डनर क्या कह रहे हैं? एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान में हर एक इंटेलिजेंस हो, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ नहीं होगा। ये जो 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस हैं, जब इनको हम टेस्ट मेथड्स के साथ में चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट मेथड्स जिनको आईक्यू बुलाया जाता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुलाया जाता है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इंसान किस फील्ड का एक्सपर्ट है, किस फील्ड में इंटेलिजेंट है, और उसमें इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। फिर सवाल आ गया कि भैया आईक्यू की बात आपने कर तो दी, आईक्यू क्या होता है? अच्छा, आईक्यू की बात गार्डनर कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आईक्यू की बात बहुत पहले से हो रही थी। आईक्यू को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि बेहतर तरीके से चीजें रजिस्टर हो जाए। देखो, आईक्यू की अगर बात करें, आईक्यू, इसके बारे में सबसे पहली बार बात की 1912 में। 1912 में एक इंसान हुए विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न, और विलियम स्टर्न ने कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इसको डेवलप किया। आईक्यू होता क्या है? तो इन्होंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया। आईक्यू क्या है? आईक्यू इज द मेंटल एज। और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? एल्फ्रेड बिनेट ने किया था
1908 में मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब जो हमारी एक्चुअल फिजिकल एज है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 gives us the value of IQ। IQ का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। IQ निकालते कैसे हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। IQ कैसे निकालते हैं देखो, मान लेते हैं 1 घंटे का एक पेपर है, 1 आवर का एक पेपर है, और ये जो पेपर है इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 100 क्वेश्चंस हैं। और मान लेते हैं ये जो पेपर है ये 20 साल के बच्चों ने लिया, 21 साल के बच्चों ने लिया, 22 के ने लिया, मान लेते हैं 25 के ने लिया, मान लेते हैं 28 के ने लिया, 30 के ने लिया, और 35 साल के लोगों ने लिया। 20 साल के बच्चों ने ये पेपर लिया या पेपर दिया, 21 वालों ने दिया, 22 वालों ने दिया, 25 वालों ने दिया, 28 वालों ने दिया, 30 वालों ने दिया, 35 वालों ने दिया। मान लेते हैं ये जो 20 साल के बच्चे हैं इन्होंने ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन सही किए। ऑन एन एवरेज इन्होंने मान लेते हैं 50 क्वेश्चन सही किए। मान लेते हैं ये जो 25 साल वाले लोग हैं इन्होंने ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चन सही किए। मान लेते हैं ये जो 30 साल वाले लोग हैं इन्होंने ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चन सही किए। ये मैं मान रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 20 साल वालों ने ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन सही किए हों, और हो सकता है 21 साल वालों ने ऑन एन एवरेज हो सकता है 70 क्वेश्चन सही कर दिए हों। कितना भी हो, लेकिन अपन मान लेते हैं कि 20 साल वालों ने 50 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही किए, 25 वालों ने 60 किए, 30 वालों ने 70 किए। अब मान लेते हैं आपकी एज है 20। आपकी एज कितनी है? 20। आपने ये पेपर दिया और आपके सही क्वेश्चंस कितने निकले? आपके मान लेते हैं 70 क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम सही निकले। 70 क्वेश्चंस आपके सही निकले। ऑन एन एवरेज 70 क्वेश्चंस किस एज वाले लोग सही कर रहे थे? 30 वाले। तो आपकी मेंटल एज कितनी हो गई? आपकी मेंटल एज हो गई 30। 30 इज योर मेंटल एज अपॉन आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? फिजिकल एज क्या है? 20। 20 इज योर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बड़ा सिंपल। आपका IQ कितना आ गया? आपका IQ आ गया 150। 150 इज योर IQ। देखो, अगर आपकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो जाए, जैसे 20 आपकी मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 20 है, तो आपका IQ कितना हो जाएगा? आपका IQ हो जाएगा 100। 100 इज बेसिकली एवरेज। लगभग 90 से लेके 110 तक एवरेज IQ रहता है। 110 से ऊपर जा रहे हो तो आपका हाई IQ है। अगर आप 90 से नीचे जा रहे हो तो आपका IQ कम है। और अगर आप 70 से नीचे चले गए हो तो इसका मतलब क्या है? यू आर मेंटली रिटार्डेड। बेसिक, इजी और सिंपल सी बातचीत है। हमें यह समझ में आ गया कि व्हाट इज इमोशन। हमें यह समझ में आ गया कि व्हाट इज इमोशन। हमें यह भी समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। हमें यह भी समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है और हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तक कैसे पहुंचे हैं। अब सवाल आता है कि जब हमें इमोशन का मतलब समझ में आ गया, जब हमें इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आ गया, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? देखो, इमोशन का मतलब वो इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग, वो पर्सनल एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस का मतलब द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाएगा? बेहद सिंपल। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब
द एबिलिटी टू रीजन विद द इमोशंस, द एबिलिटी टू रीजन विद द इमोशंस। मतलब आपके अंदर कोई इमोशन जनरेट हो रहा है, लेकिन वो जो इमोशन है, जैसे गुस्सा, गुस्से को अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, उसके साथ में रीजन कर पा रहे हो, उसको सही से नाप पा रहे हो, उसको सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? उस एबिलिटी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन विद द इमोशंस। Emotional intelligence is basically the ability of knowing how to use the emotions, how to manage the emotions, how to appropriately express the emotions. ये जो ability to use and manage the emotions है, ये जो ability to reason with the emotions है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। बेहद सिंपल। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये समझ कि हमें इमोशंस को कैसे यूज करना है, हमें इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इस समझ को ही, इस एबिलिटी को ही क्या बोला जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। और ये जो समझ है, ये सिर्फ खुद तक लिमिटेड होती है या फिर दूसरों पर भी अप्लाई होती है। आपके अंदर ये समझ है कि मुझे मेरे इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन आप दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, देन यू आर नॉट इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप खुद के इमोशंस को समझ पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, और किसी दूसरे के इमोशंस को भी समझ पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हो। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसकी बातचीत हम धीरे धीरे अब आगे करेंगे। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।